हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। चैप्टर 8 है ज्योग्राफी का, जल संसाधन नाम है। इस पार्ट में से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें हर छोटे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। कहाँ से कौन सा छोटा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, जल संसाधन, हम सब जानते हैं कि जल प्रकृति की एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि जल सभी मानवीय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य जितनी भी क्रिया करता है उन सभी क्रियाओं के लिए जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जल किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। जल से किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर, ये हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल पाया जाता है और 29% भाग किसका है, स्थल का है। 71% जल पाए जाने के बाद भी पृथ्वी पर जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये समस्या क्यों है बेटा? क्योंकि पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसमें से 97% जल महासागरों में मिलता है। 97% जल महासागरों में पाया जाता है। और ये हम जानते हैं बेटा कि महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है, जो किसी भी काम का नहीं होता। बचा कितना परसेंट जल? 3%। 3% जल मानव द्वारा काम में लिया जाता है। मानव द्वारा 3% जल काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर जल की मात्रा है 71% और स्थल की मात्रा है 29%। 71% जल होने के बाद भी पृथ्वी पर जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसका कारण क्या है कि लगभग 97% जो जल है पृथ्वी पर वो महासागरों के रूप में पाया जाता है। और महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। खारा होने के कारण ये हमारे दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है। केवल 3% जल ही पृथ्वी की सतह पर जो पाया जाता है वो ही मानव द्वारा काम में लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, या पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल की मात्रा महासागरों में है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद 3% जल में भी क्या होता है कि 3% जल में भी कुछ जल ध्रुवों पर पाया जाता है, जो बर्फ के रूप में पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? ध्रुवों पर। और ध्रुवों पर ये जल किसके रूप में पाया जाता है बेटा? बर्फ के रूप में पाया जाता है। ध्रुवों पर पाया जाता है। और कुछ जल भूमिगत हो जाता है। कुछ जल कैसा होता है? भूमिगत होता है। इस 3% में से ये चीज है कि 3% में से भी जो जल होता है वो कुछ जल ध्रुवों पर जो पाया जाता है वो किसके रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है। एक मनुष्य केवल कितने जल का उपयोग कर पाता है? 1% जल का। 1% जल का मानव क्या करता है बेटा? उपयोग करता है। मात्र 1% जल का। कितना जल है जिसका मानव कितना उपयोग कर रहा है? मात्र 1% जल का उपयोग कर रहा है, क्योंकि इस 3% में भी कुछ जल बर्फ के रूप में है और कुछ जल भूमि के अंदर है। अब भूमि की सतह पर जो जल होता है उसका मानव उपयोग करता है। वो जल किस में पाया जाता है बेटा? नदियों में,
झरनों में, झीलों में, इनमें वो जल पाया जाता है जो भूमि की सतह पर होता है। या फिर भूमिगत जो जल होता है, जो भूमि के अंदर होता है, उसको किसी न किसी माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, पंपों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जिसका मानव क्या करता है, उपयोग करता है। इसीलिए कहते हैं किसी देश के विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किसका होना आवश्यक है, जल का होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए जल प्रबंधन आता है। जल प्रबंधन क्या है, ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है, 71% भाग पर। स्थल भाग कितना है पृथ्वी पर, 29%। महासागरों में कितना जल पाया जाता है, 97% जल महासागरों में पाया जाता है। और महासागरों का जल कैसा होता है बेटा, खारा, यानी लवणीय जल होता है, जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। मात्र 3% जल का ही मानव क्या करता है, उपयोग करता है। इस 3% जल में भी कुछ जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है और कुछ जल भूमिगत पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है। मानव केवल कितने जल का उपयोग करता है बेटा, 1% जल का क्या करता है, उपयोग करता है। आगे देखिए बेटा जल प्रबंधन क्या होता है। जल प्रबंधन क्या है, हमको पता है हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तीव्र गति से बढ़ने के कारण जल संसाधनों पर क्या बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। जल की समस्या होती जा रही है। जल की समस्या होने पर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि प्रत्येक मानव को जल उपलब्ध हो सके। यानी जल को हमें अंधाधुंध तरीके से खर्च नहीं करना चाहिए, जल को हमें व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन मानव द्वारा काम में जो जल लिया जाता है उसकी मात्रा मात्र कितनी है, 1% है। अब उस 1% जल को भी हमने यदि व्यर्थ ही खर्च कर दिया तो व्यर्थ खर्च करने पर क्या होगा बेटा, व्यर्थ खर्च करने पर सबसे बड़ा क्या होगा, व्यर्थ खर्च करेंगे तो जल की क्या आएगी, कमी आएगी। और जल की कमी आएगी तो जल संकट बढ़ जाएगा। और जब जल का संकट बढ़ता है तो उसका असर पड़ता है देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो वर्षा का जल होता है उस वर्षा के जल को हमें क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। एकत्रित कैसे करें, कई विधियां आती हैं जिनमें हम वर्षा का जल एकत्रित कर सकते हैं। आपने सुना होगा खड़िन है, टाँका है, बावड़ी है, इनमें हम वर्षा का जल एकत्रित करते हैं। यदि मान लो ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वर्षा का जल जैसे ही आएगा वो बहेगा और बहकर वापस कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और जब वो जल समुद्र में चला जाता है तो वो मानव के लिए किसी भी काम का नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जल का उपयोग हमें सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि इसका लाभ हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। क्योंकि जल के बिना मानव के अंदर कोई भी जैविक क्रिया संभव नहीं है। इसके बाद आता है आपका जल के लिए सरकार द्वारा बहुत सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। देश की आज़ादी के बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ देश की आज़ादी के बाद भारत में एक योजना चली थी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के तहत बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को महत्व दिया गया था। किसको महत्व दिया गया था, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को। जैसे देश आज़ाद हुआ, देश में पंचवर्षीय योजना लागू हुई
और पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया था वो दिया गया था बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को। बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को क्यों महत्व दिया गया था? ताकि जल की पूर्ति हो सके, हर जगह जल की पूर्ति हो सके। भारत में इन परियोजनाओं से क्या हुआ? बाढ़ और सूखे की, जो बाढ़ आती थी भारत के अंदर या सूखा पड़ता था, बाढ़ और सूखे की समस्या से क्या हुआ? बचाव हुआ। बाढ़ व सूखे की समस्या से क्या हुआ? बचाव हुआ। जैसे पंचवर्षीय योजना आई, पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय जल परियोजना आई। बहुउद्देशीय जल परियोजना में क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जल की पूर्ति हो सके। और दूसरी बात कि बाढ़ व सूखे की समस्या से क्या हुआ? बचाव हुआ बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। और सिंचाई के लिए पेयजल की आपूर्ति होती रही। सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति कैसे हुई थी मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक्स में, कि जलों को बांधों में इकट्ठा किया जाता था। वर्षा के पानी को बांध बनाए गए थे, बांधों से नहरें निकाली गई थी और उन नहरों से खेतों में क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। तो सिंचाई के लिए भी जल की आपूर्ति होती है बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से। इसके अलावा बाढ़ की समस्या जो आती है, पहले क्या होगा? वर्षा होगी तो वो बांध भरेंगे, बांध भरने के बाद यदि बांध पूरी तरह भर जाते हैं तो बांधों के अंदर दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों को खोल दिया जाता है। जितना पानी बांध में आना है उतना आ जाता है। उससे क्या होता है? जो बाढ़ की स्थिति ज़्यादा होनी थी वो क्या रह जाती है? कम रह जाती है। और जो जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहाँ नहरों द्वारा उस बांध का पानी पहुँचा दिया जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को जल की आपूर्ति होती रहती है और सिंचाई की भी आपूर्ति होती रहती है। अब कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना थी? दूसरी बात क्या हुआ? इससे क्या हुआ? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जल विद्युत, यानी जल से क्या बनने लगी? बिजली बनने लगी। बिजली की समस्या से हमें क्या हुआ? निजात मिली, क्योंकि बिजली दो चीज़ों से ज़्यादा बनती है, जल से और एक कोयले से। इसके बाद बिजली उत्पादन में भी इसमें क्या मिला हमें? जल से विद्युत उत्पादन में सहयोग मिला। विद्युत उत्पादन में भी क्या मिला? सहयोग मिला। तो एक बार इसको वापस समझेंगे हम। देश की आज़ादी के बाद जल प्रबंधन मैंने बताई दिया है। जल प्रबंधन क्या होता है? हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तीव्र गति से बढ़ने के कारण जलों पर, जल संसाधन पर क्या बन रहा है? दबाव बन रहा है। इसलिए हमें जल को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के 3/4 हिस्से में जल है, लेकिन उसका 97% जल किसमें है? महासागरों में है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। ना तो उसको मानव काम में ले सकता है, ना उससे हम सिंचाई के माध्यम से काम में ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लवण की मात्रा होती है। मानव द्वारा मात्र कितने प्रतिशत जल का उपयोग किया जाता है? 1%। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। इसका मतलब नहीं हम जल का उपयोग नहीं करें, आवश्यकता अनुसार हमें जल का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जल को व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। इसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद कौन सी योजना आई? पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना आई? बहुउद्देशीय जल परियोजना। बहुउद्देशीय जल परियोजना का मतलब हुआ वर्षा के जल को क्या करना बेटा? एकत्रित करना। जिन विधियों से हम वर्षा के जल को एकत्रित कर सकते हैं उसे कहते हैं बहुउद्देशीय जल परियोजना। इस बहुउद्देशीय जल परियोजना से क्या लाभ हुआ? एक तो बाढ़ व सूखे की समस्या से क्या हुआ? बचाव हुआ। सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होने लगी। जल विद्युत उत्पादन में क्या होने लगा? सहयोग होने लगा। इसलिए हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर नाम दिया। क्या नाम दिया? आधुनिक भारत का मंदिर।
ध्यान रखना इस टॉपिक को। किसने कही थी ये बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है, आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। या ये कह सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने नाम दिया बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का? वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद भारत में इन जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनका संचालन राज्यों और केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। बहुउद्देशीय जल परियोजना, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से क्या लाभ हुआ? बाढ़ और सूखे की समस्या से बचाव होने लगा, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होने लगी। मैंने आपको बताया था कैसे होने लगी कि वर्षा के जल को बांधों में क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता है और उसे नहरों द्वारा दूसरी जगह भेजा जाता है और फिर नहरों द्वारा किसान क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। इसके अलावा बांधों के जो जल भरा होता है उसको तेज गति से नीचे गिरा जाता है। उससे क्या होता है? जो नीचे टरबाइन घूमता है, जैसे जल उस टरबाइन पर जाता है तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत उत्पादन में भी क्या देता है? सहयोग देता है। बहुउद्देशीय जल परियोजना का मतलब क्या हुआ? वर्षा के जल को एकत्रित करना। और इस बहुउद्देशीय जल परियोजना को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया था बेटा? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। इसके बाद इनका संचालन कौन करता है? बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का संचालन करती है केंद्र व राज्य सरकार मिलकर। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का क्या करती है? संचालन करती है। आपने पढ़ोगा हमारे यहाँ दो तरह की सरकार होती है, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। राज्य सरकार हमारे राज्य के जो राजधानी होती है उसमें बैठती है और जो केंद्र सरकार होती है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बैठती है। तो इन दोनों के माध्यम से ही इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का बेटा क्या होता है? संचालन होता है। अब केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं आई थी? ध्यान से देखो। अब केंद्र सरकार ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की थी? जैसे भाखला नांगल बांध बनाया, ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। रिहंद है, दामोदर है, हीराकुंड है, कोसी है, टिहरी है, आदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया। किसने? केंद्र सरकार ने। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। देखो बेटा, जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो जनता के भले के लिए चलती है, लेकिन आपने देखा होगा जहां विकास होगा तो वहां विनाश भी निश्चित है। क्योंकि जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध में बनाने में क्या होता है? जो कृषि योग्य भूमि होती है वो सारी क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है वो भी सारा क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। किसानों को अपनी ज़मीनों से क्या धोना पड़ता है? हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इसका लाभ आगे के लोगों को मिलता है, वहाँ के लोगों को भी मिलता है। क्योंकि मैंने बताया था भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि मानसून की अनिश्चितता। या तो वर्षा इतनी तेज आती है कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो भी क्या है? नुकसानदायक है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं आती है, वहाँ सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ भी किसानों के लिए क्या बनी रहती है? समस्या बनी रहती है। तो इन दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए
बहुउद्देशीय जल परियोजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। पहली परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा और कौन सी परियोजना है? रिहंद, इसके बाद दामोदर, इसके बाद हीराकुंड परियोजना, और इसके बाद कौन सी परियोजना आती है? भाखड़ा नांगल हो गई, रिहंद हो गई, दामोदर हो गई, हीराकुंड हो गई। इसके अलावा कौन सी परियोजना आई? कोसी परियोजना। ये सारी परियोजना किसके माध्यम से चलाई जा रही है? केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके अलावा एक बांध बना था गंगा नदी पर, वो है टिहरी बांध। इसके बारे में आपको बता देता हूं। टिहरी बांध, जब ये टिहरी बांध बना था तो वहां पर सरकार ने किसानों से कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारी जमीन का मुआवजा देंगे। तो मुआवजा देंगे, सरकार ने ये बात कह दी। सरकार मुआवजा दे भी दिया, लेकिन किसानों को उतना नहीं मिल पाया जितना किसानों को उम्मीद थी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था इसमें क्या होता है, कृषि भूमि काम में आती है। कृषि भूमि काम में आती है तो कृषि भूमि क्या हो जाती है? जलमग्न हो जाती है। और जब कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है तो वो वहाँ पर किसान कृषि नहीं कर सकते। तो सरकार द्वारा जब ये योजनाएं चलाई जाती है तो ये देखते हैं किसकी भूमि आ रही है, तो उसको उसी हिसाब से क्या दिया जाता है? उसको उसी हिसाब से किसानों को लाभ दिया जाता है, उनकी जमीनों के बदले उन्हें पैसा दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना। ये सब बांधे हैं। तो आगे देखिए कहाँ कहाँ परियोजना चलती है ये राज्य सरकारों में के माध्यम से, कौन कौन सी है? तो केंद्र सरकार की हो गई। आप देखिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। अब राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है बेटा? देखो अपना राजस्थान को लेते हैं, यहाँ कौन सी योजना चल रही है? चंबल परियोजना चल रही है। अब ये चंबल परियोजना है, ये राज्य सरकारों के माध्यम से चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने क्या लिया? भाग लिया। क्योंकि चंबल नदी के इधर राजस्थान है और चंबल नदी के उस पार क्या है? मध्य प्रदेश है। तो दोनों राज्यों के सहयोग से ये योजना चल रही है। कौन सी? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों के? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहयोग से क्या चल रही है? चंबल परियोजना चल रही है। दूसरी आती है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कौन से राज्य में चल रही है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कौन से राज्य के सहयोग से चल रही है? ये आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तुंगभद्रा परियोजना ये किस किस का चल रही है? आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों के सहयोग से ये तुंगभद्रा परियोजना चल रही है। इसके बाद आता है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। और ये किस किस की परियोजना है? ये है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरदार सरोवर परियोजना। किस किस की परियोजना है बेटा? ये गुजरात,
प्लस और किसकी है, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और प्लस राजस्थान। 3 राज्यों के सहयोग से ये परियोजना चल रही है, सरदार सरोवर परियोजना। यानी सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है, बांध है। इसकी ऊंचाई के कारण ही इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो ध्यान रखना, सरदार सरोवर परियोजना हो गई। इसके बाद है मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना। मयूराक्षी तथा फरक्का, ये किसके माध्यम से चलाई जा रही है, पश्चिमी बंगाल। कहाँ पर है ये परियोजना, पश्चिमी बंगाल में है। इसके बाद माही परियोजना है। माही परियोजना कौन कौन से राज्य है इसमें, गुजरात और राजस्थान। गुजरात प्लस राजस्थान। कौन सी परियोजना में, ये माही परियोजना में है। इसके अलावा गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार प्लस उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्यों के सहयोग से चलाई जा रही है गंडक परियोजना। इसके बाद आती है अपनी, पहले यहां तक एक बार वापस देख लेते हैं हम, कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा चलाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, पहले तो दिमाग में इसको बैठाना है। केंद्र सरकार द्वारा भाखला नांगल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना, ये 5-6 परियोजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं चलाई जा रही है, पहली है चंबल परियोजना, जो कौन कौन से राज्य मिलकर चला रहे हैं इसको, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना, ये कौन से राज्य चला रही है इसको, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना, ये कौन कौन से राज्य चला रही है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो 3 राज्यों के सहयोग से चल रही है। कौन कौन से हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद आता है मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना, ये किसके कौन कौन सा राज्य चला रही है, पश्चिमी बंगाल। माही परियोजना कौन सा राज्य चला रहा है, गुजरात और राजस्थान। और गंडक परियोजना चल रही है बिहार और यूपी के सहयोग से। इसके अलावा और कौन कौन सी परियोजनाएं जो चल रही है, वो है मत्स्य कुंड परियोजना। इसके बाद है मत्स्यकूट परियोजना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की मदद से चल रही है। कौन सी, मत्स्यकुंड। मत्स्यकुंड परियोजना कौन कौन से राज्य मिलकर चला रहे हैं इसको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा ये परियोजनाएं चलाई जा रही है। सबसे पहले मैंने बताया था बहुउद्देशीय जल परियोजना में क्या है, बहुउद्देशीय जल परियोजना में सिर्फ एक ही बात है वो है वर्षा के जल को एकत्रित करना। वर्षा के जल की जो पुरानी पद्धति थी, प्राचीन पद्धति थी, खड़ीर बनाते थे, टाका बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब नए सिरे से क्या करें, तो सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजना लाई। इस बहुउद्देशीय परियोजना में बेटा क्या किया, पंचवर्षीय, जैसी देश आज़ाद हुआ पंचवर्षीय योजनाएं बनी। पंचवर्षीय योजना का मतलब है 5 वर्ष की पूरी योजनाएं बनी। 5 वर्ष की योजना में सबसे पहले ध्यान दिया गया था जल पर, कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और हर मानवीय आवश्यकताओं के लिए, हर मानवीय क्रियाओं के लिए जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है।
अब जल की आवश्यकता होगी तो इसके लिए सरकार ने सोचा क्या योजना लाएं, तो एक योजना लाए थे बहुउद्देशीय जल परियोजना। जैसे ये बहुउद्देशीय जल परियोजना आई तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इनका क्या नाम दिया, आधुनिक भारत का मंदिर। बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को क्या नाम दिया गया था, आधुनिक भारत का मंदिर। इसमें क्या किया गया था, बड़े बड़े बांध बनाए गए थे। बांध बनाए गए थे, बांध ऐसी जगह बनाए गए थे पहाड़ों के ढालों के नीचे जहां पूरा पहाड़ों का पानी किसमें इकट्ठा हो जाए, बांधों में इकट्ठा हो जाए, और उन बांधों से निकाली गई थी नहरें। तो पहाड़ों का पानी झरनों के रूप में किस में आ गया, बांधों में, और बांधों का पानी किस में गया, नहरों में। नहरों में जाने पर क्या हुआ, किसानों को लाभ हुआ और सिंचाई की आपूर्ति होती रही। इसके बाद ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ये दो सरकारों द्वारा चलाई जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये परियोजनाएं चलाई जाती है। अब केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजना चलाई गई थी, भाखला नांगल परियोजना है, रिहंद परियोजना है, दामोदर परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, कोसी परियोजना है, ये टिहरी परियोजना है। ये किसके द्वारा चलाई गई थी, केंद्र सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर राज्य सरकार की बारी आई, राज्य सरकार ने भी बहुत सी योजना चलाई, जैसे चंबल परियोजना। और चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों के सहयोग से चली थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से चली थी। जैसे सरदार सरोवर परियोजना चली थी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहयोग से। ऐसे ही तुंगभद्रा चली थी, नागार्जुन चली थी, नागार्जुन किसके सहयोग से चली थी, आंध्र प्रदेश के सहयोग से। इस तरह राज्य सरकार ने भी अब इसमें अपना पूरा क्या दिया, योगदान दिया। अब हम पढ़ेंगे भाखला नांगल परियोजना के बारे में। तो देखिए भाखला नांगल परियोजना क्या है। भाखला नांगल परियोजना ये 1948 में प्रारंभ हुआ इसका कार्य, और 1963 में ये क्या हुआ, पूरा हुआ। तो देखिए बेटा भाखला नांगल परियोजना, भाखला नांगल परियोजना, इसका काम प्रारंभ कब हुआ और समाप्त कब हुआ, पहले तो ये बात हमें याद रखनी। इसका कार्य शुरू हुआ था 1948। सबसे पहले यही बहुउद्देशीय जल परियोजना आई थी भाखला नांगल, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 में ये परियोजना लागू हो गई थी। भाखला नांगल परियोजना का कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ और पूर्ण कब हुआ बेटा, ये पूर्ण हुआ था 1963 में। 48 में शुरू होता होता कब पूरा हुआ, 1963 में। कितने साल लग गए, 15 साल। इस भाखला नांगल को बनाने में कितने साल लगे थे, 15 साल। 1948 में इसका काम शुरू हो रहा है, 1963 में ये पूर्ण हो रहा है। कौन सी नदी पर बनाया गया था, ये सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर बनी थी ये बांध, सतलज नदी पर बना था। ये बांध किस नदी पर बनाया गया था, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट बनाया गया था। बिलासपुर के निकट। तो भाखला नांगल परियोजना ये भारत की पहली बहुउद्देशीय जल परियोजना थी। मैंने आपको बताया था जल परियोजना में क्या बनते हैं, बांध बनते हैं, नहरें बनती हैं। तो इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में और ये कार्य पूर्ण हुआ था 1963 में। ये परियोजना कहाँ पर बनाई गई थी, सतलज नदी पर। सतलज नदी में कहाँ पर बनाई गई थी, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट ये परियोजना स्थापित की गई। कौन सी नदी पर बेटा, पूछ सकता है। भाखला नांगल जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है,
किस नदी पर बताया मैंने आपको? सतलज नदी पर। कहां पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट ये स्थापित किया गया है। अब ये किस किस की संयुक्त परियोजना थी? किस किस की संयुक्त परियोजना थी? केंद्र सरकार ने तो इसमें सहायता की, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने भी इसमें सहायता की। कौन कौन से राज्य ने सहायता की? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। किसने की थी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना थी। ध्यान रखनी इस टॉपिक को, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना थी और इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई की आपूर्ति करना। सिंचाई की, जल विद्युत की और पेयजल की। कहां पर आपूर्ति करना? सतलज नदी और यमुना के मध्यवर्ती भागों में। क्या करना? सिंचाई की आपूर्ति करना, पेयजल की आपूर्ति करना, जल विद्युत की आपूर्ति करना। ये इसका मेन क्या था? मेन मकसद था इसका कि सतलज नदी व यमुना का जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर सिंचाई की आपूर्ति हो सके, वहाँ पर किसकी आपूर्ति हो सके? जल विद्युत की आपूर्ति हो सके और वहाँ पर पेयजल की आपूर्ति हो सके, ताकि उन क्षेत्रों का क्या हो सके? आर्थिक विकास हो सके। इसमें 2 बांध बनाए गए थे। इस योजना के तहत 2 बांध बनाए थे, जो बनाए थे पंजाब के अंबाला नामक जिले में। कितने बांध बनाए थे इस योजना में? 2 बांध। कहां बने थे ये 2 बांध? पंजाब राज्य के अंबाला जिले में। एक एक लाइन इसकी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते हैं कहां से निकलते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ करूंगा इसके बाद, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, इस पर 2 बांध बने थे जो पंजाब राज्य के कहां बने थे? अंबाला जिले में बने थे। पहला भाखला बांध जो 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। पहले बांध की लंबाई 518 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी बताई है मैंने आपको? 226 मीटर। ये फर्स्ट बांध की लंबाई है, ध्यान रखना। पहले बांध की लंबाई क्या है? 518 मीटर और ऊंचाई इसकी कितनी है? 226 मीटर। किसका बना हुआ था ये बांध? सीमेंट और कंक्रीट का ये बांध बना हुआ था। ध्यान रखना, सीमेंट और कंक्रीट का ये बांध बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा भाखला बांध है 13 किलोमीटर लंबा। किसका बना हुआ है बेटा? ये बता देता हूं आपको, सीमेंट और कंक्रीट का। और कंक्रीट का ये बांध बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो बांध बना था उसकी लंबाई थी कितनी? लगभग 13 किलोमीटर। कितनी थी बेटा उसकी? 13 किलोमीटर थी। उसका नाम था नांगल, इसका नाम था भाखड़ा और इसका नाम था नांगल। ध्यान रखना, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इससे क्या हुआ? बांधों से सिंचाई के लिए इसका नाम क्या था? भाखड़ा, और इसका नाम क्या रखा था? नांगल। इस तरह ये 2 बांध हैं, इनको मिला के कहते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। इससे क्या हुआ? सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई। सरहिंद नहर है, नांगल नहर है या फिर भाखड़ा नहर है। 3 नहर निकाली गई थी। इससे कौन कौन सी नहरें निकाली गई थी? भाखड़ा नहर, नांगल नहर और तीसरी नहर कौन सी निकाली गई थी बेटा? सरहिंद नहर। कौन सी निकाली गई थी? सरहिंद नहर। इस तरह इस बांध से
कितनी नहरें निकाली गई थी? 3 नहरें निकाली गई थी, जिससे क्या हुआ, कोटला है, गंगवाल है, रूपनगर है, वहाँ विद्युत गिरोह का निर्माण किया गया। कहाँ कहाँ पर विद्युत गिरोह का निर्माण किया गया था? कोटला में। कहाँ पर किया गया था बेटा? कोटला में किया गया था, गंगवाल में किया गया था और रूपनगर में किया गया था। किसका? विद्युत गिरोह का निर्माण। तो देखिए बेटा, अब ध्यान से समझो इस भाखला नांगल परियोजना को। भाखला नांगल परियोजना भारत की पहली परियोजना थी। इसका कार्य 1948 में प्रारंभ हुआ और पूर्ण कब हुआ था? 1963 में। ये बांध किस नदी पर बनाया गया था? सतलज नदी पर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट ये बांध स्थापित किए गए थे। कौन कौन से राज्यों के सहयोग से बनाया गया था इसे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों की ये संयुक्त परियोजना थी। सतलज नदी, क्या मकसद था इसका, क्या उद्देश्य था इसका? कि सतलज नदी व यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत की आपूर्ति हो सके। इस पर 2 बांध बने हुए हैं। जो कहाँ बने हुए 2 बांध? पूछ सकता है। भाखला नांगल जो परियोजना है, इस पर कितने बांध बने हुए हैं? इस पर 2 बांध बने हुए हैं। एक का नाम भाखड़ा है और दूसरे का नाम नांगल है। और ये दोनों ही बांध कहाँ बनाए गए हैं? पंजाब राज्य के अंबाला जिले में ये बनाए गए हैं। पहले बांध की लंबाई, जो भाखड़ा बांध है, उसकी लंबाई 518 मीटर और ऊंचाई उसकी कितनी है? 226 मीटर। जो किसका बना हुआ है बेटा? सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है। और जो दूसरा बांध है नांगल, उसकी लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इन बांधों से 3 नहरें निकाली गई, एक भाखड़ा नहर, एक नांगल नहर और एक सरहिंद नहर। इससे क्या हुआ? इन नहरों से कई स्थानों पर विद्युत गिरोह का निर्माण किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? कोटला है, गंगवाल है, रूपनगर है, आदि जगह विद्युत गिरोह का क्या किया गया बेटा? निर्माण किया गया। ये पाठ आज हम इतना ही पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।